हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस ऑफ द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी एग्जाम्स है, कुछ यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। इसलिए जैसा हमारा हर बार पैटर्न रहता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम वीडियो बनाते हैं, ताकि जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक उसको हम समराइज कर सकें और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग ला सकें। इसके लिए हमारा जो आज का वीडियो है वो है अबाउट दी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर एक वेरी लेंथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम का पेपर है बेटा, उसके अंदर आप चाहे इन्हें पढ़ लें, लेकिन यदि आपका पेपर अटेंड करने का तरीका गलत है तो आप जो अच्छे मार्क्स है वो नहीं ला पाते हैं, क्योंकि आपका सबसे मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको पेपर को कैसे अटेंड करना है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन द गुड मार्क्स। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। आपको पता है नॉर्मली सभी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम का होता है 3 आवर्स। उसमें आपको पेपर को डिवाइड कर लेना है। आपको जो बड़े क्वेश्चन है उन्हें उनके अकॉर्डिंग टाइम देना है, जो शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें उनके अकॉर्डिंग टाइम देना है। और दूसरा आता है पेज मैनेजमेंट, कि आप जो आंसर लिख रहे हो, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है लेकिन आपने उसको करने में 15 पेज भर दिए और आपकी जो एग्जाम की जो सीट है उसमें टोटल 40 पेज है, तो जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका आंसर आगे आप एक एक पेज में लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग ही पेज को डिवाइड कर लेना है। सपोज डेट आपका एग्जाम का पेपर है 80 नंबर का, आपकी एग्जाम शीट में पेज है 40, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि एक पेज के अंदर मुझे 2 नंबर का लिखना है। यदि क्वेश्चन कोई 16 नंबर का आ रहा है तो आपका उसका आंसर 8 पेज में होना चाहिए, 8 से कम भी नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और यदि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो आप उसमें 9 पेज से ज्यादा तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें भी आप अटेंड कर सके। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू ऑब्टेन द गुड मार्क्स। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। बेटा, जो आपका एमएसएन का पैटर्न है इसमें आपके जो लेंथी क्वेश्चन है वो भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है वो आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक आता है नर्सिंग केयर प्लान। जो एमएसएन है इसके पेपर में सबसे पहले आपको पेपर को रीड करना है केयरफुली, फिर आपको देखना है कि मेरे को कौन सा टॉपिक आता है अच्छे से, उसे आपको करना है। पहला क्वेश्चन आता है जनरली बड़ा क्वेश्चन आता है, और इसमें जो आपके सिस्टम होते हैं लाइक कार्डियक सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, इनमें से एक या दो डिजीज आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन उसमें देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पे जनरली 5 डिजीज सिलेक्ट किए, इन्हें तो आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट स्किप नहीं करना है। यदि आपका लक बहुत अच्छा हुआ तो डेफिनेटली जितने भी डिजीज है इन 5 डिजीज से कवर हो जाती है। पेपर के अंदर मेनली 5 डिजीज देखने को मिलती है। फर्स्ट आता है हमारा एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। एमआई का क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि डिफाइन द एमआई, और इसका जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है डिफाइन द एमआई। आगे आएगा एक्सप्लेन इट्स ईटियोलॉजी, इसके ईटियोलॉजी, इसके कॉजेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके क्लिनिकल मेनी फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताना है कि ये डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है, कैसे डेवलप होती है। इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट रहता होता है एक्सप्लेन दी नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट यदि आपसे पूछ रहा है तो आप जो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप उन्हें फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको असेसमेंट लिखना है, उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, फिर उस नर्सिंग डायग्नोसिस के तरह आपको गोल सेट करने हैं, उसका इंटरवेंशन लिखना है, फिर इवेल्युएशन करना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एमआई आ सकता है। यदि एमआई नहीं आता है तो इसमें एंजाइना के आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, इसकी भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीओपीडी, सीओपीडी एंड न्यूमोनिया। इनको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आता है और बड़े क्वेश्चन में देखने को मिलता है। और यदि बेटा इन 5 में से
बड़े क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा तो डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स में आ जाएंगे, और कुछ शॉर्ट नोट्स में आपको वो बताऊंगा कि वो बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपको इनको पॉइंट के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के आपको इनको प्रिपरेशन करनी है। थर्ड वन इज द न्यूमोनिया। मैंने आपको पहले बता चुका कि सीओपीडी और न्यूमोनिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम, डायबिटीज मेलाइटस। जो डायबिटीज मेलाइटस है इसका भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन दी डायबिटीज मेलाइटस। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि टाइप्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, एंड क्लिनिकल फीचर पूछ सकता है, पैथोफिजियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। मैं आपको बता रहा था कि नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपसे पेपर में एग्जामिनर ने स्पष्ट पूछा है कि एक्सप्लेन दी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद सीओपीडी, तो आपको मैंने जो पहले बताया वो फॉलो करना है। लेकिन यदि यहाँ पे पूछ लेता है एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान, तो फिर आपको जो नर्सिंग केयर प्लान है उसका जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है उस पार्टिकुलर डिजीज का। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। जो एग्जाम का स्पेशल अटेंशन होता है वो यही होता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्लान ये 8 नंबर का आता है। यदि 16 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्लान 8 नंबर के होते हैं, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। डायबिटीज मेलाइटस की बात होता है ARF, जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है, इसका भी कई बार एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, और इस बार भी यदि आपका लक अच्छा हुआ तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आपको इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब सेकंड जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये था बड़ा क्वेश्चन। अब ये है एक्सप्लेन इन द ब्रीफ, आपको ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करना है। ये डिजीज कंडीशन होती है या कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ये जनरली क्वेश्चन देखें तो ये 8 नंबर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हर क्वेश्चन 8 नंबर में देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से 2 ही टॉपिक मेन है, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि ये ब्रीफली नहीं पूछता है तो हो सकता है इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए इसकी तरह कि एक्सप्लेन दी ऑस्टियोपोरोसिस, इट्स ईटियोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद फ्रैक्चर, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसे पॉइंट मान करके पूरा याद कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर बोथ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से दोनों आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज द डायलिसिस। जो रीनल सिस्टम है इसमें ARF और डायलिसिस, इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ये जो डायलिसिस है ये टाइप ऑफ डायलिसिस पूछ सकता है, पैटर्न पूछ सकता है, तो आपको डायलिसिस के बारे में भी अच्छे से आना चाहिए। आपको इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है 8 नंबर में भी पूछ ले और हो सकता है बड़े क्वेश्चन में भी आ जाए। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द शॉक। शॉक अपने आप में एक एग्जाम का सेपरेट क्वेश्चन होता है। हर एग्जाम में शॉक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि ब्रीफली एक्सप्लेन में नहीं पूछता है तो ये शॉक वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे बड़े क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए। शॉक के बारे में पूछ सकता है, टाइप ऑफ शॉक के बारे में पूछ सकता है। तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और जो अगला पॉइंट मैं बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। जो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है इसका आप यदि प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, उसका पैटर्न होता है एक्सप्लेन दी नर्सिंग रोल। आपको डिजीज के बारे में नहीं बताना है कि जो BPH है, पेरिटोनाइटिस है, लीवर सिरोसिस है, एम्फाइसीमा है, इनके बारे में आपको ओनली समराइज करना है। इसमें मेन एग्जामिनर का फोकस है वो है ऑन दी नर्सिंग रोल, कि आप इस डिजीज के अंदर जो पेशेंट है उसकी नर्सिंग केयर क्या करेंगे, आपकी क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में एग्जामिनर पूछना चाहता है। और ये जो होता है ये डिवाइड होता है एक तरह से शॉर्ट नोट्स के अंदर 4x4। इसमें कुछ डिजीज कंडीशन है जो थोड़ी छोटी डिजीज कंडीशन है, लेंथी नहीं है, उनके बारे में एग्जामिनर नर्सिंग रोल पूछ सकता है। तो आपको बताना है बीपीएच के बारे में आपको अच्छे से बताना है कि आप इसमें पेशेंट की नर्सिंग केयर कैसे करेंगे। जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होती है उसके बारे में आपको नर्सिंग रोल लिखना है। सेकंड वन इज द पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनाइटिस है उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। लीवर सिरोसिस, और जो लीवर सिरोसिस है बेटा ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो लीवर सिरोसिस की भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसको बड़ा क्वेश्चन मान के भी चलना है और हो सकता है ये नर्सिंग रोल भी पूछ ले। यदि बड़े क्वेश्चन की भी तैयारी करोगे, क्योंकि नर्सिंग रोल में सेम नर्सिंग मैनेजमेंट आता है वो आपको लिखना होता है,
तो यदि आप इसकी पहले के भी पढ़ लोगे, इसके कोजेस, साइनस एंड पैथोफिजियोलॉजी, तो आपका बड़ा क्वेश्चन भी ये कवर करवा देगा। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा के बारे में भी पूछ सकता है और कई बार डिफरेंस पूछ लेता है एम्फाइसीमा एंड एम्फाइमा के अंदर, तो आपको इन पॉइंट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट नोट्स, और आपको पता है शॉर्ट नोट्स जो होते हैं एग्जाम में मार्क्स गेन करने का सबसे अच्छा शॉर्टकट होते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को पूरा भी अटेंड करके आए तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर दे दे, लेकिन शॉर्ट नोट्स ऐसी चीज है जिसमें आपने यदि इसको ढंग से लिख दिया 2 पेज के अंदर, इसको अच्छे से समराइज कर दिया जो एग्जामिनर पूछना चाहता है, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, जो शॉर्ट नोट्स हैं, आपको यदि एग्जाम में लगे कि मुझे शॉर्ट नोट्स अच्छे आ रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स में आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अटेंड करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें 16 नंबर लेने के लिए आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, जबकि इसमें एक ही रहता है, तो अपना जो माइंड सेट होता है वो उसी डिजीज पे चलता रहता है। लेकिन इसमें सीपीआर के बाद में एंजाइना पेक्टोरिस अलग ही थिंग हो गई पूरी, फिर मेडिकल सर्जिकल से चीज पूरा अलग टॉपिक हो गया, तो इसमें टॉपिक चेंज होते रहते हैं, तो इसमें आपकी जो टाइम है, जो स्पीड है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आपको बताता हूँ, सीपीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट्स में आपको डेफिनेटली पूछेगा, यदि शॉर्ट नोट्स में नहीं आता तो ब्रीफ इन एक्सप्लेन के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट है द मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस। मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इनफर्टिलिटी का हर बार शॉर्ट नोट्स आप यदि प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उनमें भी आपको देखने को मिलेगा, तो इनफर्टिलिटी का आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और ये जो क्वेश्चन है फिजिकल सेटअप ऑफ आईसीयू, जो आईसीयू है इसका फिजिकल सेटअप हो सकता है जनरली शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, लेकिन ये एक्सप्लेन इन ब्रीफ 8 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। यदि आईसीयू नहीं पूछता है तो ओटी पूछ सकता है, तो आपको दोनों का याद करना है, जनरल सेटअप ऑफ द ओटी एंड आईसीयू। नेक्स्ट मीन्स द एंजाइना पेक्टोरिस। जो एंजाइना पेक्टोरिस है, मैंने आपको बड़े क्वेश्चन में भी बताया कि एमआई बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, यदि एमआई नहीं आता है तो एंजाइना पेक्टोरिस आएगा ही आएगा। सेम एज यदि वो एंजाइना पेक्टोरिस बड़े क्वेश्चन में नहीं आता तो शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ सकता है। एनीमिया आपसे पूछ सकता है। सोरियासिस जो आपका इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम है उसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोरियासिस आपसे पूछ सकता है, और हेपेटाइटिस बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से यदि आप एक भी क्वेश्चन को, एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करते हैं और आपका लक अच्छा होता है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और ये जो टॉपिक है इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये और जो वीडियो है इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, इसका फायदा मिल सके। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।